हेलो स्टूडेंट। रिवॉल्यूशन इन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सोहन कुमार। आज हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में, जो मैथमेटिक्स का कह सकते हैं कि पहला ही एक्सरसाइज होती हैं। ये मैथमेटिक्स आपको कंपटीशन में भी सहायक सिद्ध होगा और साथ ही साथ जो आपके प्राइमरी लेवल का जो मैथमेटिक्स होता है उसमें भी यह आपको हेल्प करेगा। तो आज हम बात करने लेते हैं संख्या पद्धति या फिर कह सकते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। इसके तहत जो हम बात करने वाले हैं वो पहला बात करने वाले हैं अंक के बारे में, या यूं कह सकते हैं डिजिट के बारे में। तो आपको पता है कि हम किसी भी संख्या को लिखने के लिए मूल तौर पे हम 10 संकेतों का जो है वो प्रयोग करते हैं। 10 संकेत कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, हम लोग इन्हीं 10 संख्याओं के मेल से किसी भी संख्या का निर्माण करते हैं। जैसे कि अगर मैं 49 यूज़ कर लूँ, 709 करूँ, या मैं कह सकता हूँ 4007, कुछ भी मैं डिजिट जो है निर्माण करूँगा तो वो कहीं ना कहीं इन्हीं संख्याओं के मेल से या फिर किसी एक संख्या से, जैसे कि 9, 7, ठीक है, जैसे कि 1, ये सब जो है हम इन्हीं संख्याओं के तौर पे, इसी संकेतों के प्रयोग के द्वारा किसी भी संख्या का जो है हम निर्माण करते हैं। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि संख्याएं कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले संख्याएं तो होते हैं अंतर्राष्ट्रीय संख्या, जिसे हम इंटरनेशनल डिजिट के नाम से भी जानते हैं। उसके तहत हम मूल तौर पे ये वाली प्रयोग जो है संख्याएं यूज़ करते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, एक हम भारतीय हैं, तो हमारी भी एक संख्याक है जिसमें हम एक ऐसे लिखते हैं, एक, दो हम लोग ऐसे लिखते हैं, तीन ऐसे लिखते हैं, ठीक है, चार ऐसे लिखते हैं, पाँच ऐसे लिखते हैं, छः ऐसे लिखते हैं, सात ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और उसके पश्चात हम लोग जो है सो आठ भी लिखते हैं, आठ ऐसे लिखते हैं, नौ ऐसे लिखते हैं, 10 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये हमारे भारतीय संख्यांक हैं। और दूसरा जो लास्ट में जो तीसरा है वो है आपका पश्चिमी, जो भी वेस्टर्न जो भी कंट्री हैं उनका भी अपना एक संख्यांक है, जिसे हम लोग भी पढ़ते हैं, उसे हम लोग रोमन कहते हैं। तो रोमन में हम लोग कैसे लिखते हैं? ये एक होता है, ये दो होता है, ये यहाँ पर तीन है, चार है, पाँच है, छः है, सात, आठ, नौ, और फिर ये लास्ट में जो एक्स होती हैं उसे हम लोग 10 कहते हैं। यहाँ पे कुछ शॉर्ट्स फॉर्म दिए हुए हैं। एक को हम लोग आई करते हैं, पाँच को हम लोग भी से संबोधित करते हैं, 10 को एक्स से, एल को 50 से, सी को 100 से, डी को 500 से, और 1000 को एम से। आप इसे सिंपल फॉर्म में याद कर सकते हैं, एल से एल सी डी एम। ठीक है, एल सी डी एम, आप इससे आप जो है याद कर सकते हैं। ये आपका हो गया 50 का, ये 100 का, ये 500 का, और ये फिर 1000 का। आई होप कि डिजिट से संबंधित जो भी डाउट रहे होंगे आपको वो सब क्लियर हो गए होंगे। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं अंकों के मान, या फिर कह सकते हैं वैल्यू ऑफ डिजिट्स। ठीक है, तो अंकों के मान जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है वास्तविक, या फिर कह सकते हैं शुद्ध मान, जिसे हम लोग इंग्लिश में फेस वैल्यू या फिर लोकल वैल्यू के नाम से जानते हैं। तो वास्तविक मान क्या होता है, ये तो स्टेटमेंट है, आप चाहो तो इस स्टेटमेंट को पढ़ सकते हो, या फिर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा देता हूँ। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जैसे कि 7, 6, 9, 4, ये डिजिट आपको दिए हुए हैं और आपसे पूछ रहा है कि 6 का जो है वो वास्तविक मान बताइए। तो वास्तविक मान जो होता है उस डिजिट का खुद का होता है, उसमें किसी अन्य डिजिट की सहायक या फिर सहायता नहीं आंकी जाती, या फिर वो किस स्थान पे बैठा हुआ है इसका भी मान नहीं देखा जाता। वैसे आप देखेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये सैकड़े स्थान पे बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ पे वास्तविक संख्या पूछ रहा है। तो हमने अभी बात किया कि ये किसी और संख्या से इसका लेना देना नहीं होगा, तो मतलब 6 का जो वास्तविक संख्या होगा वो 6 ही होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं 5, 8, 4, 3 की मैं बात करूं और इसमें आपसे पूछे 4 का वास्तविक मान क्या है, तो 4 ही होगा। अगर 5 का पूछे तो 5 ही होगा, अगर 3 से पूछे
तो 3 ही होगा। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा वास्तविक या शुद्ध मान क्या होता है, या फिर इंग्लिश में फेस वैल्यू या फिर लोकल वैल्यू क्या होते हैं। हमने अभी बात किया कि ये 2 प्रकार के होते हैं। तो एक तो होता है आपका वास्तविक मान, और दूसरा होता है स्थानीय मान, जिसको हम लोग प्लेस वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है 5, 6, 7, 8, 9, ये तो एग्जाम्पल इसमें से दिया हुआ है, हमने लिया। अब जैसे कि मान लीजिए अगर आपसे पूछे इसमें 6 का जो है वो प्लेस वैल्यू क्या है, मतलब स्थानीय मान क्या है, तो जिस स्थान पे बैठा हुआ है वो उसका वैल्यू होगा। अब इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि हमने पीछे वाले में बात किया था कि उसका खुद का होना चाहिए, किसी अन्य डिजिट की सहायता उसके पास नहीं होती। लेकिन जब स्थानीय मान की बात हो तो वो कितने स्थान पे बैठा हुआ है यह देखना बड़ी ज़रूरत हो जाता है। जैसे कि 1, 2, 3 और 4, ये चौथे स्थान पे बैठा हुआ है, तो चौथे स्थान पे तो ये खुद है, मतलब 6 होगा। और इससे पहले 3 संख्या और है, मतलब 3 वो 0 जो है वो इस पर लग जाएगी। अब इसी तरीके से अगर आप मैं बोलूँ 7, 8, 4, 5, अब इसमें मैं आपसे बोलूं कि 7 का जो है वो स्थानीय मान क्या होगा, तो 7 का स्थानीय मान अगर आपसे पूछे तो 7 तो खुद में होगा, खुद का 7 होगा। और साथ ही जो इसमें बैठा हुआ है 3 और संख्या, तो उसके बदले में हम इस पे 3 0 बैठा देंगे। वहीं पे अगर 9 का पूछे तो 9 के बाद कितने संख्या है, 2 हैं, तो 2 0 बैठा देंगे। अगर 4 है तो 4 का पूछे तो 4 लिखेंगे, और साथ ही उसके बाद 0 है, एगो संख्या है, तो एगो 0 बैठा देंगे। वहीं पे अगर 5 का पूछे तो 5 के बाद कोई संख्या नहीं है, तो ये सिर्फ 5 ही होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि अंकों के प्रकार में जो वास्तविक संख्या और फिर स्थानीय मान जो होती हैं वो आप समझ गए होंगे, इसमें आपका कोई भी डाउट अब नहीं रहा होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं संख्याओं के प्रमुख प्रकार के बारे में, मेन टाइप्स ऑफ नंबर्स। ठीक है, देखिए सबसे पहला हम बात कर लेते हैं प्राकृत संख्या, या फिर कह सकते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में नेचुरल नंबर के नाम से भी जानते हैं। अब आपको पता है कि जो प्राकृत संख्याएं होती हैं वो 1 से आरंभ होती हैं, और इसकी संख्याएं जो हैं वो अनगिनत हो सकते हैं। अनगिनत क्यों हो सकते हैं, क्योंकि आप कितनी संख्या, जैसे हम 9, 7, 8 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं प्राकृत संख्याओं का ही लेना देना ये संख्या है, क्योंकि 1 से आरंभ होने वाली गिनती की संख्याएं प्राकृत या फिर प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ये संख्याएं जो हैं वो धनात्मक होती हैं, और इसके समुच्च n को प्रदर्शित किया जाता है। मतलब आपसे n पूछा जाए तो n का मतलब ये कुछ नहीं, नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, और ये जाता ही जाता है। आपको याद रखना है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्याएं जो हैं वो 1 होती हैं, सबसे बड़ी 1 अंक की प्राकृत संख्याएं 9 होती हैं, और सबसे बड़ी प्राकृत संख्याएं जो होती हैं वो अनंत होती है, जैसे कि हमने यहाँ पर बात किया है। एक चीज़ यहाँ पर आप ध्यान रखना कि जो 0 है वो प्राकृत संख्याएं नहीं हैं, वो आगे हम बात करेंगे, वो होल नंबर में आती हैं, पूर्ण संख्याएं में आती हैं। अब देखिए अगला ही टॉपिक आपका है पूर्ण संख्याएं, या फिर कह सकते हैं होल नंबर। आई होप कि समझ में आ गया होगा। प्राकृत संख्याएं का सीधा सा मतलब है जो 1 से स्टार्ट होती हो, 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते ये अनंत है, मतलब हम n लिख सकते हैं, ये अनंत है, या फिर इंग्लिश में मैथ में आप x के नाम से भी इसको डिनोटेट कर सकते हैं। ये अनंत है, जो कुछ भी हो सकता है। और सबसे बड़ी संख्या अगर बात करें एक नंबर की तो वो है 9, और सबसे छोटी संख्या प्राकृत संख्या अगर बात करें एक नंबर की तो वो है आपका 1। ठीक है, अब यहाँ पे पूर्ण संख्याएं का सीधा सा मतलब है कि प्राकृत संख्याएं में 0 लगा दीजिए। प्राकृत संख्याएं में 0 जो है सो हम नहीं गिनते थे, पूर्ण संख्या में 0 भी गिनेंगे तो ये सभी क्या हो जाएंगे, पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। ठीक है, सीधा सा डेफिनेशन भी देखिए कि प्राकृत संख्याओं में 0 को सम्मिलित करने से जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें हम लोग पूर्ण संख्या या फिर होल नंबर्स कहते हैं, जिसे हम लोग W से जो है प्रदर्शित करते हैं। W का मीनिंग होता है आपका होल। ठीक है, अब यहाँ पे पहली तथा छोटी सबसे पूर्ण संख्याएं अगर बात करें तो वो है आपका 0। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। पहली तथा सबसे छोटी जो पूर्ण संख्याएं हैं वो 0, क्योंकि ये 0 से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, अब अगला जो है वो हम बात कर लेते हैं पूर्णांक संख्याएं, या फिर जिसे हम इंटीजर नंबर्स के बारे में
इंटीजर नंबर्स हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। तो पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें हम लोग पूर्णांक संख्याएं के नाम से जानते हैं। इसके समझ को हम लोग आई के नाम से जानते हैं। अब देखिए, पूर्णांक संख्याएं की बात करें तो जैसे कि मान लीजिए एक हम यहाँ पर लाइन खींच ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे हम जीरो ले रहे हैं। तो जीरो की राइट साइड की अगर हम चलें, इधर आपका राइट साइड है और इधर आपका लेफ्ट साइड है। तो आपको पता है इधर जीरो की इधर ले जाएंगे तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4, 5। इधर जाएंगे तो -1, -2, -3, -4। इस प्रकार से हम लोग जाते हैं। तो ये जो सभी संख्याएं जो होती हैं माइनस को भी सम्मिलित करते हुए, जीरो को भी सम्मिलित करते हुए, और जो धनात्मक संख्याएं होती हैं वो सभी क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं या फिर पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं, जिसे हम लोग इंटीजर के नाम से भी जानते हैं। और यह मूल तौर पे 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो आपका हो जाएगा धनात्मक या फिर धन पूर्णांक, और दूसरा आपका हो जाएगा ऋणात्मक या फिर ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक, जिसको हम पॉजिटिव इंटीजर के नाम से जानते हैं, वो प्राकृतिक संख्याओं को धन पूर्णांक कहते हैं। इसके जो समझ को हम लोग आई से या फिर कह सकते हैं आई प्लस से जो है वो प्रदर्शित करते हैं, जिसमें आपको 1, 2, 3, 4 से लेकर के अनंत तक जाती है। अगला है आपका ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर्स, जिसे हम लोग 1 से पहले वाले से हम डिस्कस मतलब 0 से पहले वाले जो होते हैं उससे। तो प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक संख्याओं को ऋण पूर्णांक कहते हैं। इनकी समझ को हम लोग आई नेगेटिव, आई माइनस के तौर पर जो है प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि -1, -2, -3, -10, -50, -100। इस प्रकार से ये संख्याएं जो हैं वो बढ़ती हैं। तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि पूर्णांक संख्याएं जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, पहला धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। अब एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा, ये इस चीज़ को आप याद रखिए, क्योंकि अगर ये चीज़ आपको याद हो गया, पूर्णांक जो धन पूर्णांक है और ऋण पूर्णांक है ये वाली, तो आपको अपरिमेय और अपरिमेय संख्या में दिक्कत नहीं होगी, परिमेय और अपरिमेय में। ठीक है, तो आगे हम बात कर लेते हैं। ये देखिए, पूर्णांक संख्याएं धन पूर्णता ऋण पूर्णांक के निम्न चित्रों द्वारा भी समझा जा सकता है। हमने आपको समझाया भी कि ये ऋणात्मक पूर्णांक और ये धनात्मक पूर्णांक हमने यहाँ पे समझाया था, ये वाली में ड्रॉ करके। ठीक है, इस वाले में। अब आगे हम बात कर लेते हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं को हम लोग इंग्लिश में इवन नंबर्स के भी नाम से जानते हैं। और सम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से विभक्त हो जाती हैं पूर्णता, मतलब पूर्णता जो है कट जाती हैं। जैसे कि 2 है तो 2 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 कटेगा ना। अगला है 4, अगर हम 2 से 4 में डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, ये कटेगा ना। यहाँ पे तो कुछ बचता ही नहीं है। तो जो संख्याएं 2 से पूर्णता विभक्त हो जाती हैं वो सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, इस प्रकार से वो जाती रहती हैं। अगला है आपका विषम संख्याएं, जिसे हम लोग ओड नंबर्स के नाम से भी जानते हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णता विभक्त न हो, ठीक है, वो पूरा पूरा ना कटता हो, उसे हम लोग विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9 और 11, ये सब क्या हैं? आपके विषम संख्याएं होती हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखिए ना, 3 को आप डिवाइड कीजिए, 2 से नहीं कटेगा, 2 1 जा 2 होगा, 1 शेषफल बच जाती है ना। तो ये आपके हो जाएंगे विषम संख्याएं। ठीक है, अगला हम बात कर लेते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं या फिर कह सकते हैं कंपोजिट नंबर, ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब 2 से अधिक गुणनखंड कैसे? जैसे कि मान लीजिए वो संख्याएं जो एक और खुद जो भी संख्या, जैसे मान लीजिए 2, तो 1 और 2, मतलब एक संख्या से और एक खुद संख्या, ये हम x मान लेते हैं, छोड़ो 2 मानेंगे तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, हम x ही मान लेते हैं। तो वो संख्याएं जो एक और खुद के अलावा किसी और से भी विभक्त होती हैं या फिर विभाजित होती हैं, वो उसे हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल में ले लीजिए, एक संख्याएं जो एक नंबर जो है ये मतलब 1 से डिवाइड होता है और खुद से डिवाइड होता है और किसी संख्या से विभाजित नहीं होती। उसी तरीके पे अगर हम 2 ले लें तो 2 को हम 1 से विभाजित कर सकते हैं, 2 से विभाजित कर सकते हैं, इसके अलावा किसी से ये विभाजित होगा नहीं होगा। तो ये भी जो है भाज्य संख्याएं नहीं होती। अगला संख्या है 3 को भी अगर आप देखेंगे तो ये 1 से विभाजित हो रहा है, 3 से विभाजित हो रहा है, इसके अलावा न ये 2 से हो रहा है, न 4 से, न 5 से, किसी से भी विभाजित नहीं हो रहा। वहीं पे अगर हम 4 को देखें तो 4 1 से भी विभाजित हो रहा है, 2 से भी विभाजित हो रहा है और स्वयं 4 से भी यह विभाजित हो रहा है। इसीलिए
यह क्या संख्या है? भाज्य संख्याएं हैं। तो ऐसी संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो, गुणनखंड का मतलब जो हम अभी समझाए हैं वही होता है, वो सभी क्या कहलाते हैं? भाज्य संख्याएं कहलाते हैं। जैसे कि 4, 6, 8, 10, 9, 10, 15। इसमें से आप 9 भी ले लीजिए, तो 9 को क्या 1 से विभाजित हो रहा है, 3 से विभाजित हो रहा है, 9 खुद से भी विभाजित हो रहा है, तो इसलिए ये सब भाज्य संख्याएं हो जाती हैं। अगला है आपका अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्या जिसे हम लोग प्राइम नंबर्स के भी नाम से जानते हैं, ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो, अर्थात जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हो, वो सब क्या कहलाते हैं? अभाज्य संख्याएं। जैसे कि 2, 3, 5। हमने अभी 2 और 3 का एग्जाम्पल यहाँ पर लिया था, तो ये सब क्या है? अभाज्य संख्याएं होती हैं। 5, 7, क्योंकि ये सब देखिए, अगर 7 को हम लेंगे तो 7 1 से विभाजित हो रहा है, खुद से 7 से विभाजित हो रहा है, बाकी ये किसी संख्या से विभाजित नहीं हो रहा। अगर हम 11 को भी देखें तो 11 1 से विभाजित हो रहा है, 11 खुद से विभाजित हो रहा है, उसके अलावा किसी संख्या से विभाजित नहीं हो रहा। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु या फिर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है, ये बात आप ध्यान रखना। केवल 2 ऐसी अकेली सम संख्याएं हैं जो अभाज्य हैं तथा यह सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं भी हैं। मतलब जो 1 है वह अभाज्य संख्याएं नहीं है और न ही भाज्य संख्याएं हैं। 2 जो हैं वो सबसे छोटी सम संख्या है और वह अभाज्य संख्या भी है तथा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अगला है आपका परिमेय संख्या, जिसे हम लोग रेशनल नंबर्स के नाम से भी जानते हैं, या फिर हम यहाँ पे आपसे बात किया था जब पूर्णांक पढ़ा रहे थे तो उसमें, कि अगर वो याद है, पूर्णांक अगर याद है, तो परिमेय संख्या और परिमेय संख्या आपको पहचानने में तनिक भी संदेह नहीं होगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं परिमेय संख्या के बारे में। वो संख्याएं जो p/q के रूप में हो, जहाँ p तथा q जो है वो दोनों पूर्णांक हो। आप ध्यान दे रहे हैं, पूर्णांक शब्द यहाँ पे बात कर रहा है, और q जो है वो इक्वल टू नॉट 0 हो, मतलब 4/5। ये किसका? p/q के रूप में हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पर जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए, मतलब 4/0 नहीं होना चाहिए, 6/0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसी संख्याएं जो हैं वो परिमेय संख्या कहलाती हैं, जैसे कि 4/5, 17/19, 22/7, -6, 0, 4, 5, ये सब जो हैं वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। और ये सब पूर्णांक ही तो हैं, ये सारी संख्याएं जो हैं वो पूर्णांक ही, क्योंकि पूर्ण पूर्णांक की हमने बात किया था, तो 0 से 1, 2, 3, 1, 2, 3 ऐसे करते करते -1, -2, -3 ये सब करते करते भी आगे तक गया था ना ये पूर्णांक में, जैसे जिसमें हमने धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक दोनों की बात की थी। अब अपरिमेय संख्या की अगर हम बात करें, जिसे हम इरेशनल नंबर्स के नाम से भी जानते हैं, वो संख्याएं जो p/q के रूप में ना हो, ठीक है, p/q के रूप में ना हो, जहाँ p तथा q दोनों पूर्णांक हो तथा q इजकल टू नॉट 0 हो, वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जैसे कि √2, √3, √5/2। अब यहाँ पर देखिए, आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ कि दोनों में p/q के रूप में, यहाँ पे बोला रूप में हो, तो यहाँ तो रूप में है p/q के। अब यहाँ बोला p/q के रूप में ना हो, लेकिन फिर भी यहाँ पे √5/2 है, तो ये कैसे हो गया? अब यहाँ पे भी, यहीं पे तो मेन फैक्ट है, ये फैक्ट है कि कह रहा है कि p/q जो है वो दोनों पूर्णांक हो, और √5 क्या पूर्णांक है? नहीं, क्योंकि हमने अभी बात किया था 0 से लेकर के 1, 2, 3, 4 ऐसे, फिर -1, 2, 3, 4, इसमें कहीं भी √5 आपको आ रहा है? नहीं आ रहा। तो जहाँ पे √5 p/q के फॉर्म में होती हो, वो सब क्या कहलाएंगे? अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगे। तो p/q के रूप में ये रहा तो नहीं ना, p/q के रूप में ये, क्योंकि पूर्णांक संख्या है नहीं, तो p/q के रूप में ये नहीं है, और ये दोनों पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए, और ये पूर्णांक नहीं है, इसलिए अपरिमेय संख्या हो जाती है, जिसमें √3 भी आता है, √2 भी आता है, √5 भी आता है, ठीक है। ये सब क्या हो जाएंगे? अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगे। आई होप कि आप समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं गणितीय संक्रियाएं, या फिर कह सकते हैं मैथमेटिकल्स ऑपरेशंस के बारे में। अब मैथमेटिकल्स ऑपरेशन मुख्य तौर पे जो है वो 4 होते हैं, जिसमें आपको जोड़ आता है, घटाव आता है, गुणा और फिर डिवाइड। तो ये हम रख लिए हैं। आई होप कि आप लोग इस सबको पहले ही से जानते होंगे, फिर भी हमने अपना कर्तव्य पूरा किया। योग या फिर जोड़ वह प्रक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक संख्याएं के मान के बराबर एक संख्याएं जो है वो प्राप्त होती हैं। जैसे कि मान लीजिए 32
और फिर 16 को जब हम मतलब ऐड करेंगे तो 48 हमें प्राप्त होंगी। ये आई होप कि आप समझ में आ गया होगा। अगला है आपका घटाना या फिर अंतर, जिसको हम लोग सब्सट्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो वो संख्या है जिसमें मतलब एक संख्या से दूसरी संख्या को हम जब हम एक संख्या में से एक संख्या से अधिक संख्याओं को अलग करते हैं तो इन संक्रियाओं को घटाना या फिर अंतर कहते हैं। इसे हम लोग माइनस के चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। घटाने की संक्रिया में में से वैकल्पिक घटाना अंतर प्राप्त करते हैं, घटा करके अंतर प्राप्त करते हैं। जैसे कि 9 है -5 तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। अगला है आपका गुना या फिर जिसको हम गुणन के नाम से भी बोलते हैं और इंग्लिश में मल्टीप्लिकेशन के नाम से भी जानते हैं। इसका सिंबल ये होता है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है 7 × 5 मतलब 7 × 5 तो 7 5 35 जो है इसका गुणनफल हो जाता है। अगला है आपका यहाँ पे डिवीज़न, जिसको हम लोग भाग के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे इसको जो हम लोग इस साइन से डिनोटेट करते हैं, जैसे कि ऐसे करके यदि किसी संख्याओं को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है तो इन संक्रिया को जो है हम लोग भाग कहते हैं। जैसे हमने अभी बात किया कि इस सिंबल से जो है प्रदर्शित करते हैं। माइनस होता है, ऊपर में 2 बिंदु आ जाती है, ऊपर नीचे दोनों में। जिन संख्याओं को विभाजित किया जाता है उसे हम लोग भाज्य कहते हैं। ठीक है, जिस संख्या को विभाजित किया जाता है उसे हम लोग भाज्य कहते हैं। जैसे कि ये 16 जो है वो आपका भाज्य होगा। जिन संख्याओं से विभाजित किया जाता है उसे भाजक कहते हैं। मतलब 14 से इसको हम भाग दे रहे हैं तो वो आपका भाजक कहलाएगा। भाग देने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उसे हम लोग भागफल कहते हैं। मतलब ये जो एक प्राप्त हुआ है उसे हम लोग क्या जानेंगे, भागफल कहेंगे। यदि भाज्य भाजक का गुणक नहीं है तो अंत में जो हमें संख्या प्राप्त होती हैं उसे हम लोग शेषफल कहते हैं, जिसे हम रिमाइंडर के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो 2 जो है वो आपका शेषफल हो गया। तो आई होप कि भाज्य भाजक भागफल शेषफल क्या होता है वो आपको पता हो गया। इस भाग्य सही बना कि नहीं बना उसके लिए कुछ फॉर्मूले होते हैं। अगर भाज्य दिया हुआ है, भाज्य निकालना हो तो आप इस तरीके से भी इसको निकाल सकते हैं। भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। भाजक बराबर होता है भाज्य माइनस शेषफल भागा भागफल। अगर भागफल निकालना हो तो भाज्य माइनस शेषफल भाग भाजक। शेषफल निकालना हो तो भाज्य माइनस भाजक गुने भागफल। ये मूल तौर पे 4 फॉर्मूले हैं। आई होप कि आपको शायद पहला फॉर्मूला तो पता होगा, दूसरा तीसरा किसी को पता होगा, किसी को नहीं भी पता हो सकता है। तो आप लोग अपने नोट्स बुक में इसे नोट कर लेंगे और इसे याद भी कर लेंगे ताकि इन फ्यूचर जो है सो आपको हेल्प करे। ठीक है, इसके पश्चात कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसे एक संबरक नियम जिसे हम क्लोजर लॉ के नाम से जानते हैं। 8 4 12 22 5 27। गुना के लिए अगर हम बात करें तो 6 4 24 7 5 35 इस प्रकार से कुछ होते हैं। अब 8 क्लास में आपने पढ़ा होगा क्रम विनिमय नियम, जिसको हम लोग कम्यूटेटिव लॉ के नाम से भी जानते हैं। ये क्लास 8 का मेन मैथ का जो है वो टॉपिक है। इससे भी क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है। अगला है सहचारण नियम, ये जोड़ के लिए है और ये फिर आपका गुना के लिए है। इसे भी आप समझ लीजिए। तो आपने 8 क्लास में जो है सो आपने समझ ही गया होगा। अगला है आपका वनटर्न नियम, जिसे 3 × 5 + 7 तो 5 × 3 + 3 × माफ़ कीजिएगा 3 × 7। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हमने आपको जितना चीज़ बताया है उससे ही रिलेटेड मैं आपसे कुछ क्वेश्चन जो है पूछ रहा हूँ, जो आपके परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो हो सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बनाइए और हो सके तो कमेंट में दीजिए और नहीं तो अपनी नोटबुक में ही इसे सॉल्व कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है आपका स्थानीय मान पूछ रहा है, वास्तविक मान भी पूछ रहा है। इस दोनों में अंतर पूछ रहा है। तो अंतर क्या है कि पहले आप स्थानीय मान निकाल लीजिएगा, फिर वास्तविक मान निकाल लीजिएगा और बड़ा में से छोटा घटा दीजिएगा, जो आएगा वो आपका अंतर हो जाएगा। अगला है सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं क्या है। तो अभी हमने आपसे बात भी किया था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं क्या हैं। तो आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा। और इसमें नेक्स्ट वीडियो जो आपका आएगा वो आएगा आपका लघुत्तम समावर्तक एवं महत्तम समावर्तक, इसी प्रकार के कुछ नियम के साथ जो आपको समझने में बहुत ही आसानी होगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें हमने आपको क्या क्या बताया या फिर आपने क्या क्या समझा। तो जैसे कि हमने यहाँ पे भाग देखा, गुना देखा, घटाव देखा, जोड़ देखा। उसके पश्चात
हमने परिमेय संख्या देखा, अपरिमेय संख्या देखा, भाज्य संख्याएं देखा, अभाज्य संख्याएं देखा, महत्वपूर्ण बिंदु भी हमने देखा, सम संख्याएं देखा, विषम संख्याएं देखा, पूर्णांक देखा, उसमें धन पूर्णांक क्या है, ऋण पूर्णांक क्या है वो हमने देखा। फिर हमने पूर्ण संख्याएं होल नंबर बात किया, महत्वपूर्ण बिंदु में भी हमने बात किया कि पहली तरह सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। फिर प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याएं दोनों हमने देखा, मतलब प्राकृतिक को ही प्राकृतिक भी बोलते हैं तो हमने वो भी देखा, जिसे हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थी, उसे भी हमने देखा। फिर संख्याओं के प्रकार के अंतर्गत वो आती, फिर स्थानीय मान देखा, वास्तविक मान देखा। तत्पश्चात हमने आपको जो संख्या होती हैं, डिजिट होते हैं, उसके बारे में भी हमने यहाँ पर अच्छे से डिस्कस किया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा सभी, और फिर भी समझ में नहीं आया होगा तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें, और फिर भी समझ में नहीं आएगा तो फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, फिर संबंधित हो सकता है तो हम इस पे अगला जो है टॉपिक जो है वो ले करके या फिर कह सकते हैं फिर से इसी वीडियो को ले करके अलग मेथड के तरह पे समझाने का कोशिश करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और संभव हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, हमें दीजिए इजाज़त, बाय बाय।